नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में हम आपको राज्य के पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स सब के बारे में बताते हैं, उनकी निजी यात्रा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। हम आज बुलाए हैं अपने स्टूडियो में राज्य के संस्कृति कर्मी, और सिर्फ झारखंड के ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी उनका यश है और पिछले 40 साल से ज़्यादा समय से वो सक्रिय हैं। हम स्वागत करेंगे श्री अजय मलकानी जी का। मलकानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हम अपने कार्यक्रम में बेसिकली पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसके व्यक्ति को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि कोई भी समाज बगैर कला संस्कृति के जो है बेहतर समाज नहीं बन सकता है। तो आखिर आपके दिमाग में कैसे ये बात आई कि मुझे आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मेरा बचपन बॉर्न एंड ब्रॉट अप बनारस से हूँ, BHU से ही किया। तो बनारस तो संस्कृति का एक गढ़ रहा है। भारतेंदु वहीं हुए, जयशंकर प्रसाद वहीं हुए। तो बनारस के थिएटर से एक मेरे घर का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का, सबका बड़ा जुड़ाव था। पिताजी का भी जुड़ाव था। तो जो रंगमंच का बीज है वो हमारे परिवार से और बनारस से पड़ा, और फिर वो धीरे धीरे पुष्प पल्लवित हुआ। और बाद में ये तय हुआ, घर वालों ने ही कहा, माँ ने मेरी कहा कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद अपना शौक़ पूरा करना। तो पढ़ाई पूरी की, नौकरी में आया और फिर शौक़ पूरा किया। तो 72 से मैं रंगमंच से जुड़ा रहा। अच्छा, तो ये बहुत लंबा जो है वक्त है। खैर, आपने कहा कि माँ का योगदान है। माँ ने आपको कहा कि पहले पढ़ाई करो, फिर थिएटर को, और परिवार भी आपका काफ़ी सक्रिय रहा थिएटर में। तो अपने परिवार के बारे में बताइए, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? मेरे पिताजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। मालवीय जी उन्हें विशेष रूप से बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लाए थे। और वहीं हम, मेरी माँ, मेरे पिताजी और हम भाई बहन, हम लोग 2 मदर हैं। बड़ी मदर से 12 भाई बहन, और छोटी मदर जिससे हम लोग हैं, हम 4 भाई बहन। तो इस तरह 16 लोग भाई परिवार था। बड़ा परिवार था। बड़ी कोठी थी बनारस में। तो वहाँ रहते थे, और वहाँ सब जॉइंट फैमिली थी। सबका आना जाना लगा रहता था। नौकरी पेशे में ज़्यादातर लोग थे, सब लोग। बहनों की शादियाँ हो गई थी। तो इस तरीके से था। तो मैं उस पूरे परिवार में, नीचे से हम 7 भाई थे, तो मेरा नंबर 6वां था। अच्छा, मेरे बाद एक और है भाई। एक भाई। हाँ। तो अभी सब लोगों से मुलाकातें? अब तो सारे भाई बहन सबका तो मतलब कोई नहीं है अब तो। उनके बच्चे हैं, उन लोगों से मुलाकात होते रहती है गाहे बगाहे। पूरे देश में फैले हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह है विश्व में, समझ लें आप, साउथ अफ्रीका तक। तो कभी किसी से व्हाट्सएप चैट हो गया, कभी किसी से बातचीत हो गई, कभी कोई आ गया। कनाडा से एक हमारी भतीजी आई हुई थी अभी 3 महीना पहले, तो वो रही, साथ में रहे हम लोग। तो इस तरीके से बहुत बड़ा परिवार है, और लगभग सब सेटल्ड लोग हैं। और मैं ही एक हूँ जो अभी कला और संस्कृति में उस मलकानी परिवार से सबसे सक्रिय हूँ और अग्रणी हूँ। अच्छा अच्छा। सर, एक चीज़ बताइए कि आप जब रांची में आए होंगे जी, उस समय तो झारखंड अलग नहीं हुआ था, रांची बिहार का एक ज़िला था। और ज़िला भी तो क्योंकि मैं जब रांची में आया था 85-86 में, उस समय रांची एक बड़ा सा गांव ही मुझे लगता था। आप तो और उससे पहले आए थे, तो उस समय आर्ट एंड कल्चर की क्या स्थिति थी और कैसे आपने शुरुआत की यहाँ पे? देखिए, उस समय क्या था कि मैं आया 1977 में, रांची विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर कॉमर्स में जी। तो उस समय यहाँ बड़े एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी रंगमंच की, क्योंकि कई एक ग्रुप्स थे। एक तो डॉक्टर्स का, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का डॉक्टर दिलीप का ग्रुप था, वातायन ऐसा कुछ, आयाम या वातायन ऐसा कुछ नाम था। और एक अशोक पागल जी का हस्ताक्षर ग्रुप था, एक विनोद कुमार जी का रंगायन ग्रुप था,
और एक डॉक्टर अनिल ठाकुर सुमन, कमल बोस, इन लोगों का एक रंग दर्पण था। फिर बंगला के कई ग्रुप थे, देशप्रिय क्लब था, यूनियन क्लब था, दर्पण ग्रुप था। तो इस तरीके से बंगला थी। और एक HEC चूँकि कॉस्मोपॉलिटन है तो वहाँ मंच रूपा या ऐसा कुछ ना, छंद रूपा या मंच रूपा इस तरह का था, जो लोग यात्रा करते थे दुर्गा पूजा और दीपावली, काली पूजा के अवसर पर। तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। और उस एक्टिविटीज़ की विशेषता ये थी कि उनको स्पॉन्सरशिप मिलती थी यहाँ के लोकल जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, चाहे वो CCL है, चाहे वो सेल था, CMPDI था, इन सब जगहों से स्पॉन्सरशिप मिलते थे। इनके हॉल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते थे और कुछ पैसा भी दिया जाता था। एक थिएटर सेंटर करके एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी जो हर साल कंपटीशन कराती थी। पूरे बिहार और बिहार से बाहर पास पड़ोस के राज्यों से भी, बंगाल से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से टीमें आती थी और अच्छा 1 एक्ट प्ले कंपटीशन होता था और कई वर्षों तक चला। और रंग समीक्षक भी होते थे उस जमाने में, अच्छे अच्छे रंग समीक्षक थे। हमारे किट्टू जी थे, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, रविवार में उनका हमेशा आलेख आता था। किट्टू थे और एक और भी थे CCL में, वो जनसंपर्क अधिकारी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो अच्छे रंग समीक्षक भी थे, अच्छी रंग संस्थाएं थी और लगातार हर महीने कुछ न कुछ नाटक हुआ करता था, चाहे वो मेकॉन के ऑडिटोरियम में हो, CCL के ऑडिटोरियम जवाहर नगर में हो, या फिर सेल के ऑडिटोरियम में, हमेशा होता था। ये तो आप जो बता रहे हैं तो ये सन 1977 से लेके वो, मैं समझता हूँ कि रांची का वो स्वर्ण युग था रंगमंच के क्षेत्र में, और वो आके 86-87 तक रहा वो पीरियड, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो थम गया, क्योंकि फिर अभी तो थमा हुआ लग रहा है। अभी तो थमा बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग जैसे 2-4 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा माहौल नहीं दिखता। देखिए, हिंदी का रंगमंच तो पैशन का थिएटर है जी। जो लोग करते हैं और रिटायर हो गए, फिर वो चले गए, शिफ्ट कर गए, इस तरीके से भी था। और अच्छे अच्छे नाटक हुए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे एक मेकॉन में, उनका एवं इंद्रजीत नाटक, बहुत उस समय बादल दा का प्ले। तो इस तरह के नाटक होते थे। और यहाँ से कई टीमें, जैसे विनोद जी की टीम तो पृथ्वी थिएटर तक गई, उन्होंने अपने नाटक पृथ्वी थिएटर में भी किए, बॉम्बे में भी किए। मेरा जो ग्रुप बना, हम युवा रंगमंच। आपका ग्रुप कैसे बना, कैसे फिर आप यहाँ आए? फिर 77 में आने के बाद, फिर चूंकि मैं रंगमंच में था, इसलिए मैंने 81 में ग्रुप मारवाड़ी कॉलेज में एक ड्रामा क्लब बनाया। और उस क्लब से शुरुआत की हमने। तो आपकी नियुक्ति जो है मारवाड़ी कॉलेज में? हाँ, मारवाड़ी कॉलेज में। तो वहाँ से ड्रामा क्लब से हुआ और फिर यूथ फेस्टिवल्स में हम लोग जाते थे और रांची विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल लेके आता था थिएटर में। तो हमारे वाइस चांसलर थे उस समय डॉक्टर A.K. धान जी, और बड़े रंग प्रेमी और कला प्रेमी थे और मतलब उद्भट विद्वान तो थे ही वो। तो उन्होंने हमें ऑफर किया कि अजय, आप क्यों नहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चले जाते हो, मैं छुट्टी दे दूंगा आपको, स्टडी लीव। तो उनकी कृपा से मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहली बार अप्लाई किया, क्योंकि मेरी उम्र भी हो गई थी लगभग 28 साढ़े 28 साल, और पहली बार में ही हो गया मेरा। फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चला गया 1983 से लेके 86 तक वहाँ था मैं। तो 81 में हमने 2 ग्रुप बनाया, एक तो ड्रामा क्लब बनाया, और ड्रामा क्लब से जो बच्चे निकले पास आउट होके, उनके साथ फिर एक अलग से थिएटर ग्रुप बनाया 1981 में ही, युवा रंगमंच। उसको रजिस्टर्ड भी कराया बिहार रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। और फिर युवा रंगमंच से एक रंग यात्रा शुरू हुई और एक पैरेलल नाट्य परिषद मारवाड़ी कॉलेज से रंग यात्रा शुरू हुई। और फिर मैं NSD चला गया, 86 से लौट के आया। मुझे बहुत प्रलोभन भी मिला कि बॉम्बे चले जाओ, बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में सिर्फ जातिवाद होता है, वहाँ जाके क्या करोगे, बॉम्बे चलो। कई लोगों ने ऑफ़र किया उस समय सीरियल्स के लिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जब मैं विश्वविद्यालय से आया हूँ तो मुझे विश्वविद्यालय वापस लौट के अपने क्षेत्र में जाके बिहार में अच्छा काम करना है, और ख़ास करके दक्षिण बिहार आदिवासी क्षेत्र में। तो इस तरह से मेरी ये रंग यात्रा शुरू हुई। आपके तो बहुत सारे फ्रेंड चले गए होंगे
आज के दिन में वो सफल भी होंगे, हाँ, नाम भी होगा। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि आपको भी चले जाना चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं एक प्रतिबद्ध रंगकर्मी रहा हूँ शुरू से। एक कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति कि नहीं, काम करना है और युवाओं को एक सही दिशा देनी है कि किस तरीके से सोचना है तुम्हें, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। और मैं बहुत सफल हूँ कि आज लगभग 5000 से ऊपर विद्यार्थियों को मैंने ट्रेंड किया और सब अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग, कोई ज़रूरी नहीं कि आप नाटक ही करें, एक बेहतर सिविक सेंस के साथ एक बेहतर भारत के नागरिक बने। अब्राहम अलका जी भी यही चाहते थे कि उनके शिष्य जो हैं वो नाटक करें, फिल्मों में नहीं जाए। उसमें तो फिल्म में जाना, हालांकि हमारे बहुत सारे शिष्य फिल्मों में चले गए, लेकिन एक संतुष्टि है कि नहीं, हमने समाज को दिया, जितना लिया उससे ज़्यादा दिया है। तो शायद इसी वजह से तो ये एक सेटिस्फैक्शन है। फिल्में तो क्या है, आज है कल है, लोग भूल जाते हैं। हमारे इतने अच्छे अच्छे ग्रेट एक्टर्स को लोग तो भूल ही गए, कभी कभी भूली बिसरी यादों में दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप एक समाज के साथ जुड़कर और ज़मीन से जुड़कर जब आप काम करते हैं तो लोग बहुत दिनों तक याद रखते हैं। शायद इसी वजह से झारखंड का नाम आता है, रंगमंच का नाम आता है, तो अजय मल्कानी की एक तस्वीर उभरती है मन में। तो ये तो सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से सम्मान से आपको नवाजा गया है? मुझे तो बिहार से कई एक सम्मान मिला, पाटलिपुत्र अवार्ड मिला, फिर ये जो बैट है बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगाले वाले, वहाँ से उन्होंने बैट का शिखर सम्मान, अनिल मुखर्जी शिखर सम्मान दिया। फिर उड़ीसा से वो उन्होंने नाट्य रत्न, नाट्य विभूषण का सम्मान उत्कल संस्कृति परिषद ने दिया गवर्नर के हाथों से। इस तरीके से गोकुल सम्मान बनारस, लखनऊ में वाकरकर सम्मान दिया संस्कार भारती वालों ने। और फिर जब बिहार से हम लोग झारखंड में आए तो झारखंड का जो सम्मान होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने उसने दिया। और हाल फिलहाल में अभी 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी का जो शिखर सम्मान है नाटक के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में, वो अवार्ड मिला तो राष्ट्रपति के हाथों से। मतलब आप संतुष्ट हैं अपने इस रंग यात्रा से? बिल्कुल जी संतुष्ट है और लगातार काम कर रहे हैं। एक इंटरनल रिदम बना हुआ है। लगभग उम्र 71वां वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ, फिर भी अपना कर रहा हूँ अच्छे से रंग कर। घुमंतु डायरेक्टर हूँ, कभी यहाँ करता हूँ, कभी बिहार, कभी रांची, कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, कभी दिल्ली, इस तरह से। लेकिन आप तो सफल हुए, आपको लोग जानते हैं, लेकिन झारखंड की जो रंग यात्रा है उसमें क्या देखते हैं? क्या गतिशील है या ठहराव की स्थिति है झारखंड के रंगमंच में? देखिए रांची के झारखंड में क्या है कि पॉकेट है थिएटर के। जैसे एक पॉकेट पलामू है, डाल्टनगंज या पलामू, मेदिनी नगर कह लें, एक पॉकेट लोहरदगा है, एक पॉकेट चाईबासा है, एक जमशेदपुर है, रांची है, हजारीबाग है, बोकारो है, ये इस तरीके से। और थोड़ा सा उधर देवघर और दुमका है। तो क्या है कि यहाँ बहुत अनियतकालीन रंगमंच है, नियमित रंगमंच नहीं है, किसी भी जिले में नहीं है। मंडली जुटती है, कुछ पैसा हुआ, चलो भाई करते हैं, और इस तरीके से नाटक की शुरुआत होती है। नाटक हो गया, फिर 2-3-4 महीने बैठ गए घर, उसके बाद फिर एक भीतर से एक हुक आई तो फिर एक नाटक लिया। इस तरीके से यहाँ पे रंगमंच हो रहा है। एक जो सबसे, हालांकि जमशेदपुर में लगभग शोज़ हो रहे हैं, हर महीने शोज़ हो रहे हैं क्योंकि वहाँ ऑडिटोरियम की सुविधा है। पर रांची में चूँकि प्रेक्षागृह नहीं है और सरकारी स्तर पे सपोर्ट उतना नहीं है जितना मिलना चाहिए। अनुदान देती है सरकार नाट्य संस्थाओं को निश्चित रूप से, पर ऑडिटोरियम नहीं है। तो एक बेहतर ऑडिटोरियम नहीं रहने से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने से परेशानी होती है। फिर हमें खोजना पड़ता है कि हम कहाँ अपना नाटक करें, और फिर स्पेस के हिसाब से हमें नाटक का चयन करना पड़ता है। हम स्वतंत्र रूप से नाटक का चयन कर, जैसे अब हमें लगता है कि हमें शेक्सपियर करना चाहिए मुंडारी भाषा में या नागपुरी भाषा में, हमें शेक्सपियर करना है, हैमलेट करना है या मैकबेथ करना है या ओथेलो करना है, तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि शेक्सपियर के लिए जो एम्बियंस चाहिए, जो विज़न चाहिए और जिस तरह से डिज़ाइन बनेगी उस तरह का ऑडिटोरियम नहीं है।
हम कर नहीं पाएंगे उस तरीके से। अब शेक्सपियर को हम नुक्कड़ पे या ओपन एयर में तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए एक भारी भरकम एक संस्कार की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये समस्या होती है यहाँ पे करने प्रेक्षागृह के अलावा मुझे लगता है ट्रेनिंग सेंटर का भी अभाव है, क्योंकि आप जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो, नॉर्थ ईस्ट तो बहुत दूर है दिल्ली से। कहा जाता है कि राजधानी के आसपास या कोलकाता के आसपास ज़्यादा सक्रिय है लोग, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो दूर है, लेकिन वहाँ बहुत सारे ऐसे जो संस्थाएं हैं जो सक्रिय हैं अपने कल्चर को लेके। रतन ख्याम का बहुत नाम आता है जी। लेकिन हमारे यहाँ जब अभी हाल में एक राज्य सरकार के एक कमेटी में मैं था, तो मैंने अनुभव किया कि यहाँ के लोग जानते हैं, बजाना जानते हैं, गाना जानते हैं, लेकिन जब हम उनसे थ्योरी पे बात करते हैं ना, तब वो चुप हो जाते हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? एज ए आर्टिस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ और निर्देशक के तौर पे भी पूछ रहा हूँ। देखिए, ये कला और संस्कृति तो हमेशा से राज्य संरक्षण में पली बड़ी और पुष्प पल्लवित हुई, विकसित हुई है। चाहे डेमोक्रेसी से पहले जब राजशाही थी उस समय से ले लीजिए, तो ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कला और संस्कृति के लिए एक गंभीरता से, एक गंभीर सोच के साथ एक उपयुक्त सांस्कृतिक नीति बनाए, जिसमें संगीत हो, नृत्य हो, नाटक हो, और जो ललित कला की अन्य विधाएं हैं, चित्रकला है, इस तरीके से ये सारी चीज़ों को होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास क्या है कि सरकार को अकादमी बनानी चाहिए। ललित कला अकादमी बना सकते हैं, संगीत नाटक अकादमी बना सकते हैं, और आपके भाषा और साहित्य की अकादमी। इतनी रिच भाषा है यहाँ की आंचलिक, उसे कौन शोध और इस तरीके की चीज़ें हैं, एक ट्राइबल शोध संस्थान एक है, वो कितना करेगा। तो एक भाषाई अकादमी अलग अलग भाषाओं को लेके, जो हमारी जितनी आंचलिक भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, उनको लेके भाषाई अकादमी भी बननी चाहिए। तो इस तरीके से एक प्रोटेक्शन, एक अम्ब्रेला गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तभी डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होगा। बहुत सारी जो है हमारी कलाएं, अब एक नृत्य का फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म में हम लोग छाऊ को जानते हैं, ठीक है, पाइका को जानते हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। लेकिन एक फिरकाल नृत्य है जो जमशेदपुर और उस सिंहभूम के उस पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादा है, वो डाइंग हो रहा है, उसे कोई सपोर्ट नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट वहाँ जो NGO है वो लोग कर रहे हैं उसको। इसी तरीके से लाठी का खेल एक होता था झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे, वो पता नहीं कहाँ चला गया। एक टूहिला बजाने वाले लोग थे, उनकी भी डेथ हो गई। अब टूहिला एक आदिवासी यंत्र है, जनजातीय यंत्र है, जो बहुत खूबसूरत बजता है, बिल्कुल एक तारे की जैसा है, वो बजाने वाला कोई नहीं रह गया। तो धीरे धीरे हमारी जो जनजातीय और लोक संस्कृति है वो धीरे धीरे डाइंग है। उसको बचाने का काम राज्य सरकार का होता है, और राज्य सरकार कैसे बचाएगी? वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ही तो नहीं है ना, उसको तो और भी काम है। एकेडमीज बनानी चाहिए, एकेडमीज़ के अपने क्रियाकलाप होनी चाहिए, उनका अपना म्यूज़ियम होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, पेपर, मैगज़ीन, पब्लिकेशन वर्क और एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब जैसे केंद्र की योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें बाहर से टीमें आती हैं यहाँ और यहाँ से टीमें जाती हैं, तो ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट लेवल पे तो एकेडमी को ये सारा काम करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी राज्य सरकार, कला और संस्कृति के उन्नयन और विकास के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। लेकिन राज्य सरकार यहाँ की जो स्थिति देख के लग रही है कि बहुत ज़्यादा वो ब्यूरोक्रेसी में के जो सिस्टम है उसमें ज़्यादा वो बिलीव कर रही है। आर्टिस्ट का जो, और आप जो अकादमी की बात कर रहे हैं उसमें कलाकारों के द्वारा संचालित चीज़ें, तो उससे ज़्यादा मतलब प्रभावित होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। खेल पे ज़्यादा ध्यान है, खेल पे खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, कलाकारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है। CCL भी जो है वो, या जितने भी पब्लिक सेक्टर है, वो खेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कला और संस्कृति पे नहीं, जबकि वो भी सपोज टू बी एम्बेसडर ऑफ कल्चर हैं। वो भी तो एक तरह से हमारे एम्बेसडर हैं कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए। मतलब आप जब सफल हो जाते हैं, अगर कोई अजय मलकानी बन जाता है तो 10 आदमी सपोर्ट में, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको सींचने में, उसको पालने में योगदान देना। और आपने जो कही प्रशिक्षण की बात, हमारी नई पौध को प्रशिक्षण कौन देगा? हम लोग तो चले जाएंगे, हमारा ज्ञान हमारे साथ वापस चला जाएगा, ठीक है ना।
तो नई पौध को प्रशिक्षित करना सही तरीके से, उसके लिए भी प्रशिक्षण के लिए भी अकादमी ही कर सकती है ये काम। कला संस्कृति विभाग भी प्रयास करती है, उनका भी प्रयास प्रशंसनीय है। गाहे बगाए वो कला और संस्कृति में अलग अलग नृत्य विधा में या चिल्ड्रंस थिएटर में या एडल्ट थिएटर के लिए, उनके लिए वो लोग प्रयास करते हैं साल में। लेकिन वो क्या है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, 24 जिले हैं, कहाँ से बच्चों को एकोमोडेट कर पाएंगे एक बार में? तो वो लगातार होना चाहिए। तो एक सतत प्रक्रिया जो है वो उसी से सफलता मिलेगी जी। क्योंकि लेकिन मैं इसलिए हतप्रत था कि राग रागनी भी लोग नहीं समझ रहे थे, जो आ रहे थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे। जो पारंपरिक जो नृत्य होता है जो आदिवासियों की, वो उसके सर्टिफिकेट उनके पास है कि इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन अगर उनसे कुछ पूछ दिया जाए, क्योंकि आप प्रशिक्षक चयन कर रहे हैं, तो उनको कुछ पता नहीं था, तब मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी मिसिंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज भी तो चाहिए ना, प्रैक्टिकल के साथ साथ। थ्योरी नदारद है, बिल्कुल नहीं आता है लोगों को। अब रंगमंच तो इतना बड़ा शास्त्र है, नाट्य शास्त्र लिख दिया, पंचम वेद जिसे कहा जाता है। पंचम वेद कहा जाता है, 6000 श्लोक, 37 अध्याय, और फिर उसकी टीका टिप्पणी अलग अलग किया, अभिनय दर्पण अलग लिखा गया, संगीत रत्नाकर लिखा गया, पूरा ग्रंथ है ना, पूरी सांस्कृतिक विरासत है ये। अब इनको सहेजना और इसको नई पीढ़ी को देना गुरुओं के माध्यम, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, वो काम तो सरकार को करना चाहिए या पब्लिक सेक्टर को करना चाहिए, या समाज में जो भी एजेंसीज हैं इस तरह की, उनको ये प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये आसपास में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जैसे खैरागढ़ हुआ विश्वविद्यालय, आपको उत्तर प्रदेश में तो BHU और के अलावा भी कई उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय बना दिया उन्होंने, और भारतेंदु नाटक अकादमी है वहाँ पे। यहाँ कोई अकादमी नहीं है। ले दे के विश्वविद्यालय में वोकेशनल लेवल पे कुछ कोर्स, MA इन थिएटर, MA इन डांस, MA इन म्यूज़िक का शुरू हुआ, लेकिन वहाँ फैकल्टी नहीं है, वो काम चलाऊ व्यवस्था है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो भी बहुत ट्रेंड नहीं है, अपडेट नहीं है अपने विषय में। हाँ, बहुत आप जब पारिश्रमिक कम देते हैं तो आप उतना टॉप लेवल के व्यक्ति को बुला भी नहीं सकते हैं, उनको नियुक्त भी नहीं कर सकते हैं, तो ये एक समस्या। नहीं तो ये इतनी लंबी यात्रा होने के बाद आप बता रहे हैं कि 77 से लेके अब तक, उससे पहले भी शायद मुझे लगता है कि जब आप बच्चे होंगे तो और घर में जो माहौल है तब आप थिएटर करते होंगे, तो मुझे तो लगता है कि जो आप 71 ईयर बता रहे हैं तो उसमें एक 50 साल से भी अधिक जो आप थिएटर का कर रहे हैं, तो अब क्या करना बाकी रह गया है? मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें बाकी रह गई। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए झारखंड में, हर जिलों में बने, ज़्यादा अच्छा है। केवल टाउन हॉल से काम नहीं होगा, टाउन हॉल तो हर एक्टिविटी के लिए, पर थिएटर के लिए नहीं, थिएटर के हॉल बनने चाहिए। वो एक मिशन है हमारा। एक दूसरा मिशन हमारा ये है कि कुछ बड़े नाटक और किए जाएं, अच्छे अनुदित हों वो नाटक यहाँ की आंचलिक भाषाओं में, और आंचलिक भाषाओं में उनको किए जाए। जो लब्ध प्रतिष्ठित नाटक अलग अलग विश्व रंगमंच में अलग अलग फेज में आए। अब वेटिंग फॉर गोडो जी है ना, वो हमारा छत्तीसगढ़ में गौडा ला देखतन हुआ, अलकनंदन जी ने किया उसको 1982-83 में उन्होंने किया, लेकिन वो हमारे मुंडारी भाषा में क्यों नहीं हो सकता? विसंगतिपूर्ण नाटक भी तो साहित्य में आना चाहिए वो चीज़, ठीक है। शेक्सपियर आना चाहिए। अंधा युग छोड़ दीजिए, अंधा युग में तो सारे वो कंटेंट से लेके फॉर्म, सारे फॉर्म विश्व रंगमंच के, उसमें ग्रीक थिएटर भी मिलता है, उसमें फोक भी है, उसमें रियलिस्टिक थिएटर भी है। तो अंधा युग का क्यों नहीं अनुवाद हम कर सकते हैं नागपुरी में? इसी तरह हमारी जो संस्कृत की परंपराएं हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं, ये जितने भी हैं, शूद्रक हैं, मुद्रा राक्षस हैं, इनके जो संस्कृत के नाटक हैं वो क्यों नहीं लोक भाषा में हो सकते हैं? तो मेरा मोशन ये, मतलब एक मिशन है कि हम लोक भाषा में, आंचलिक भाषाओं में अनुवाद करके, अच्छे अनुवाद करके उन नाटकों को हम विश्व के रंगमंच पटल पे लाएं, भारतीय रंगमंच के पटल पे लाएं। नहीं, आप जब ये बता रहे हैं मुझे याद आ रहा है कि आप 92 में एक
आपने किया था अभिज्ञान शकुंतलम का, नागपुरी शायद वो। हाँ, नागपुरी हुआ था, श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने किया था। उसमें हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक और उनके बेटे जी, जो समय बच्चे होंगे मुझे लगता है, वो सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वो विपिन कुमार जी ने और भारती जी ने किया था। जी जी। हाँ, तो उसी नेतरहाट में। हाँ, तो उस तरह की कोशिश लगातार होनी चाहिए। अगर आप जो कह रहे हैं कि मुझे अब मन है ये करने का, अगर वो कोशिश उसी समय से स्टार्ट हो जाती तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम। सपोर्ट नहीं मिला ना। सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फाइनेंस भी है, उसमें अच्छे एक्टर्स भी चाहिए, उन एक्टर्स की ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेंड एक्टर्स चाहिए। अब उन्हें ट्रेन दे, जूता सिलाई से लेके चंडी पाठ तक सब कुछ एक रंग निर्देशक को आज के युग में करना पड़ता है। यहाँ खास करके महानगरों से हटकर छोटे शहरों में, कस्बों में या टायर 2 सिटीज़ में कह लें। हाँ, कि डायरेक्टर बन गया तो ये सब काम करो। हाँ, और उसमें कोई मदद करता नहीं है, कोई मदद करता नहीं। फिर भी हम लोग कर रहे हैं, अपना एक जज्बा है और एक ज़ील है जी। अब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है छूट रहा है कि अजय मल्कानी को इस 50 साल की यात्रा में कौन सा ऐसा काम है, कौन सा थिएटर का, फिल्म का, आपने तो फिल्म में भी एक काम किया, कौन ऐसा काम है जो बहुत आपको लगता है कि ये बहुत दिल के करीब है? कहना बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे नाटक किए इन वर्षों में। लेकिन मुझे मोहन राकेश का लहरों का राजहंस करके बहुत संतुष्टि हुई जी। वो नाटक मुझे बहुत दिल तक गया, और उसके शोज़ भी हम लोगों ने किए, पटना में किए, लखनऊ में किए, बनारस में किए, इलाहाबाद में किया। तो वो एक बड़ा काम रहा मेरा लहरों के राजहंस का। दूसरा उलगुलान हमने खुद लिखा, और उसके शोज़ लगभग अभी तक तो मुझे याद नहीं, लगभग 35-40 शोज़ हो चुके हैं अभी तक। और अगर उसका बड़ा फॉर्म भी है और छोटा फॉर्म भी है। दूरदर्शन के लिए भी वो आधे घंटे का 25 मिनट का यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। तो उलगुलान नाटक है जिसमें ये पूरे 1855-56 बल्कि कह लीजिए 14वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु की यात्रा से लेके बिरसा मुंडा तक की पूरी एक गाथा है, झारखंड गाथा। वो बहुत, हाँ, वो बहुत संतुष्ट किया। उलगुलान का अंत नहीं मेरा लिखा हुआ नाटक है, तो वो बहुत संतुष्ट करता है। उसके शोज़ अभी भी लगातार होते हैं गाए बगाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आपकी भी इस यात्रा, इस रंग यात्रा का अंत जो है वो कभी ना आए, लगातार आप सक्रिय रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे अजय मल्कानी जी। हमने इनसे विभिन्न मसलों पे बहुत ही बेबाकी से बात की और जिनका जवाब भी इन्होंने दिया, लेकिन आखिर में यही है कि कला संस्कृति तभी आगे बढ़ेगी या अजय मल्कानी जैसे लोग तभी आगे आएंगे जब आम जनता कला संस्कृति से जुड़ाव महसूस करेगी और जुड़ेगी। इस आंदोलन को बगैर जनता के आगे ले जाना संभव नहीं है। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।